Hello students, last turn we are discussing about electrochemistry. लास्ट टर्न पे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन जो है पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बताया गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स टू टाइप्स के हैं, आपके गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हम जो है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमन गैल्वेनिक सेल, आपका जो सबसे कॉमन जो है गैल्वेनिक सेल है वो आपका वोल्टिक सेल है। इट इज़ कॉल्ड वोल्टिक सेल। ठीक है, वोल्टिक सेल या इसी को हम जो है डेनियल सेल भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डेनियल सेल। वोल्टिक सेल या इसी को जो है हम डेनियल सेल कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड डेनियल सेल। ठीक है, और इसका जो है कंस्ट्रक्शन हमने आपको बताया था। इसमें आपके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कॉपर और एक जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इसमें जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन है वो आपको बताया गया था, कॉपर 2+ प्लस जिंक। ठीक है, और ये आपका कॉपर सॉलिड प्लस Zn2+। ठीक है, ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन है जो कि आपके इस वोल्टिक सेल या डेनियल सेल में होता है। ठीक है, इसमें आपका जो है टू हाफ सेल रिएक्शंस हैं। एक आपका सेल रिएक्शन है जिसमें कि कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है रिडक्शन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। दिस इलेक्ट्रोड इज़ नोन एज कैथोड। ठीक है, ये आपका कैथोड कहलाता है। ठीक है, दूसरी हाफ सेल रिएक्शन है जिसमें कि जिंक जो है आपका Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसमें कि जिंक का जो है जिंक 2+ में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं, ये आपका एनोड कहलाता है। ठीक है, द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पे कि अपचयन की अभिक्रिया होती है उसको हम कैथोड कहते हैं। एंड द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज़ कॉल्ड एनोड। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे जो है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, और इन दोनों को आपस में हम कंबाइन कर दें, ठीक है, तो आपका जो है कंप्लीट सेल फॉर्म होता है जिसको हम वोल्टिक सेल या डेनियल सेल कहते हैं। ठीक है, तो आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन, ये रिएक्शन आपका आ जाएगा दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन भी बताया गया था। जो कैथोड है, कैथोड को हम राइट हैंड साइड में लेते हैं और जो एनोड है वो आपका जो है लेफ़्ट हैंड साइड में रहता है। ठीक है, इस सेल को जो है हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपका कैथोड है ये कॉपर 2+। ठीक है, और ये आपका कॉपर, ये आपका कैथोड हो गया, इसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। और लेफ़्ट हैंड साइड में आपका एनोड लिखा जाता है, तो एनोड आपका इस तरह से Zn और Zn2+। ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस जो है आपकी सिंगल वर्टिकल लाइन दिया जाता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। इधर में भी आपका इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में वर्टिकल सिंगल वर्टिकल लाइन है, और ये डबल वर्टिकल लाइन टू इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट करता है। ठीक है, टू इलेक्ट्रोड को सेपरेट करता है। ठीक है, और इस आपका जो इलेक्ट्रोड है, ये आपका जो कंप्लीट सेल है, इसकी ईएमएफ ऑफ द सेल ई सेल। ठीक है, ई सेल जो है आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड के बराबर होता है। ई कैथोड माइनस ई एनोड के बराबर होता है। ठीक है ना, जो सेल पोटेंशियल मैंने बताया था, सेल पोटेंशियल। ठीक है, ये सेल पोटेंशियल आपका ई सेल इज इक्वल टू था ई कैथोड माइनस ई एनोड।
ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसके बराबर होता है सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब आपको जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बताया गया। अगर जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं उनमें जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका कंसंट्रेशन अगर हम यूनिटी लें, ठीक है, तो आपका जो पोटेंशियल आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम ई नॉट इलेक्ट्रोड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे कैथोड है तो कैथोड के स्टैंडर्ड पोटेंशियल को हम ई नॉट कैथोड से रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट कैथोड। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इसी तरह से एनोड है तो एनोड का जो है हम ई नॉट एनोड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एनोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसी तरह से आपका जो ई नॉट सेल है, ठीक है, ई नॉट सेल आपका बराबर हो जाएगा ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड इज इक्वल टू ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। मतलब सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड और एनोड के डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम आपका जो है गैल्वेनिक सेल लें, गैल्वेनिक सेल में वोल्टिक सेल या डैनियल सेल लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है आपका कैथोड जो है कॉपर का रहता है, कॉपर 2 प्लस कॉपर, ठीक है, माइनस एनोड जो है इसमें आपका जिंक इलेक्ट्रोड जो है एनोड का काम करता है, ई नॉट यहाँ पे जेड एन 2 प्लस जेड एन। ठीक है, तो कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये आपका 0.34 वोल्ट है और जिंक का जो है आपका माइनस 0.76 वोल्ट आता है। इसका डिफरेंस लेंगे तो 1.10 वोल्ट आएगा। ई नॉट सेल जो है आपका 1.10 वोल्ट आता है। ठीक है, फिर मैंने आपको जो है मेज़रमेंट बताया था, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हम नहीं मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो हम किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के कॉन्टेक्स्ट में मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में जनरली जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज़ यूज्ड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसको जो है हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन मैंने बताया था आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इसमें जो है आपका प्लेटिनम की वायर रहता है, प्लेटिनम वायर को जो है हम कनेक्ट करते हैं प्लेटिनम गॉज से। ठीक है, उसको हम डिप करते हैं 1 मोलर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन में, जिसके H+ आयंस का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, और उसमें जो है हम हाइड्रोजन गैस बबल करते हैं 1 atm प्रेशर पे। 1 atm प्रेशर या 1 बार प्रेशर पे आपका हाइड्रोजन गैस बबल करते हैं। ठीक है, और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो हम 0 मानते हैं। ठीक है, इसको जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपका, इसको जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस तरह से SHE, इसको शॉर्ट में लिखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लेटिनम PT। ठीक है, और यहाँ पे आपका H2 हाइड्रोजन गैस रहता है 1 बार प्रेशर पे, और H+ आयंस आपके 1 मोलर रहते हैं। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन है। प्लेटिनम वायर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू कैरी द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपका प्लेटिनम एक इनर्ट जो है मेटल है, ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। ठीक है, और इसको जो है सिंपली जो है हम इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो आपका इस तरह से इलेक्ट्रोड रिएक्शन है H+ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका H2 गैस हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इसका जो EMF आता है, इस इलेक्ट्रोड का जो EMF आता है ये SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये जो है आपका 0 माना जाता है। इसको जो है 0 हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब किसी भी इलेक्ट्रोड का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मेज़र करना हो तो हम इस जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके
रेफरेंस में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका जो है एनोड बनाते हैं और जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है उसका जो है हम कैथोड फॉर्म करते हैं और उसके कम्बिनेशन से आपका सेल फॉर्म होता है और सेल का पोटेंशियल हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है ना, सेल का पोटेंशियल मेज़र कर सकते हैं और इसका जो है पोटेंशियल आप जीरो रखेंगे तो उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कॉपर का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करना है तो हम इस तरह से जो है सेल फॉर्म करेंगे। ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, H प्लस आयंस रहते हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन पे। ठीक है, ये आपका एनोड हो गया। कैथोड यहाँ पे आपका कॉपर का रहेगा, ये कॉपर 2 प्लस। ठीक है, 1 मोलर रहता है और ये कॉपर सॉलिड। ठीक है ना, तो ये आपका एनोड हो गया और कैथोड हो गया, ये आपका एनोड हो गया। ये कन्वेंशन है कि राइट हैंड साइड में हम जो है कैथोड लेते हैं, राइट हैंड साइड में जो लिखा जाता है वो आपका कैथोड रहता है और लेफ्ट हैंड साइड में हम एनोड कंसिडर करते हैं। यहाँ पे आपका एनोड रहता है, ये आपका एनोड रहेगा। अब आप जानते हैं कि ई सेल या ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के बराबर होता है। ठीक है, अब ई नॉट कैथोड, यहाँ पे कैथोड जो है आपका कॉपर है। ठीक है, ई नॉट कॉपर 2 प्लस और ये कॉपर हो गया माइनस जीरो। एनोड का जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, इससे जो है आपका ई नॉट सेल आ जाएगा, ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट सेल आपका आता है यहाँ पे 0.34 वोल्ट। ठीक है, यही आपका बराबर हो जाएगा यहाँ पे ई नॉट कॉपर 2 प्लस कॉपर। ठीक है, तो इससे जो है हम कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आप जो सिंगल इलेक्ट्रोड है उसके पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस है कैथोड और एनोड के बीच में, उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टमीटर से हम मेजर कर सकते हैं। तो ये जो है आपका सेल का पोटेंशियल इतना आता है, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका इतना आ गया। क्यों? क्योंकि आपका जो एनोड है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और उसका पोटेंशियल आपका जीरो होता है, उसका पोटेंशियल को हम जीरो कंसीडर करते हैं। तो इसी तरह से अगर कॉपर के जगह पे हम यहाँ पे जिंक ले लें तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। अगर सिल्वर ले लेंगे तो सिल्वर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपका चेंज नहीं होता। जैसे कॉपर है तो कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका 0.34 वोल्ट ही होगा। पोटेंशियल को हम वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड when the concentration of all the species in the electrolyte is unity। मतलब जैसे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा। जिंक सल्फेट अगर है तो उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है और वो वेरी नहीं करता, उसकी वैल्यू जो है आपकी फ़िक्स रहती है, उसकी वैल्यू जो है आपकी फ़िक्स रहती है। ठीक है, तो ये आपका मेज़रमेंट हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इस तरह से हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको इसमें जो है बताया गया था नर्स इक्वेशन, लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था नर्स इक्वेशन। ठीक है, नर्स इक्वेशन बताया गया था। नर्स इक्वेशन सिंपल जो है आपका रिलेशनशिप है। ठीक है ना, जो कि आपका इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिलेट करता है। ठीक है, हाउ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरीज विद द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन के साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे वेरी करता है। ठीक है, यही जो है आपका नर्स इक्वेशन बताता है। ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पे। ठीक है, अब इसमें जो है मान लीजिए कि हम जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन कंसिडर करते हैं, जैसे आपका Mn प्लस एन इलेक्ट्रॉन
ठीक है, तो इससे जो है आपका m सॉलिड, इस तरह से आपका सॉलिड जो है फॉर्म होता है। ये m जो है मेटल है, उस पे चार्ज जो है n प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे एक m जो है आपका सॉलिड मेटल जो है आपका फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसका जो है इसके केस में हम नट्स इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नट्स इक्वेशन आपका आता है ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए है एम एन प्लस एम इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस आपका यहाँ पे आता है आर टी अपॉन एन एफ, ये नेचुरल लॉग, ये m अपॉन एम एन प्लस, ठीक है। ये आपका जो है नट्स इक्वेशन हो गया इस इलेक्ट्रोड के लिए। ये आपका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इस इलेक्ट्रोड का, और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। R जो है यहाँ पे R रिप्रेजेंट करता है आपका गैस कांस्टेंट, ठीक है, ये गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वैल्यू जो है आपकी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है, ठीक है। T यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये T इज़ फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस T जो कैपिटल में लिखा रहता है तो उसको हम केल्विन स्केल में मेज़र करते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, ठीक है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे तो ये 298 केल्विन आता है। तो अगर मेजरमेंट हम रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो T की वैल्यू 298 आएगा, ठीक है। N जो है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उसी को जो है हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर सिल्वर का इलेक्ट्रोड है तो N1 होगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो कॉपर 2 प्लस है तो आपका 2 हो जाएगा, एल्युमिनियम है तो 3 हो जाएगा N की वैल्यू। F जो है यहाँ पे F इज़ फेराडे कांस्टेंट, F जो है यहाँ पे फेराडे कांस्टेंट है, हियर F इज़ कॉल्ड फेराडे कांस्टेंट, F जो है आपका फेराडे कांस्टेंट है। और ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो जो है आपका मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स मोलर कंसंट्रेशन, ये जो है मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये मेटल का है, मेटल सॉलिड मेटल का है, ये आपका जो है सोल्यूशन में जो आपका मेटल आयंस है उसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। Ln स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉग, Ln जो है आपका यहाँ पे ये लॉग टू द बेस ई, ठीक है ना, ये नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग टू द बेस 10 में, ठीक है, तो ये लॉग टू द बेस 10 में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसको जो है हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका सॉलिड है, सॉलिड का मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिविटी 1 मानी जाती है, ठीक है। ये आपका मेटल है जो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, तो उसके एक्टिविटी या कंसंट्रेशन 1 मानी जाती है। तो ये इक्वेशन आपका आ जाएगा ई एम एन प्लस, ठीक है, m इज इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस, इसको log टू द बेस 10 चेंज कर दीजिए तो 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और ये log टू द बेस 10 हो गया, और ये आपका 1 अपॉन एम एन प्लस आ जाएगा यहाँ पे, log 1 अपॉन एम एन प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये चीज़ जो कि हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं ये पूरा कांस्टेंट है 2.303, आर जो है आपका गैस कांस्टेंट है, टी अगर रूम टेम्परेचर लेते हैं तो 298 होगा, एफ जो है आपका फेराडे कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू जो है आपका 96500 कूलम होती है। तो ये सभी वैल्यूज़ अगर हम पुट कर दें, ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे आपका ये ई नॉट हो गया एम एन प्लस एम माइनस, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.059 अपॉन एन, और ये लॉग हो गया
यहाँ पे 1 और ये आपका एम एन प्लस 1/mn+, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका आ जाएगा ई mn+ और m, ठीक है। तो ये आपका नर्स इक्वेशन हो गया इस आपका इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड के लिए ये नर्स इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये सिंपली बताता है कि किस तरह से कंसंट्रेशन जो आपका आयंस हैं, मेटल आयंस हैं, उसके कंसंट्रेशन को वेरी करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से चेंज होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन अगर ये आप यहाँ पे बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज़ करते हैं Mn+ आयंस का, ठीक है, तो ये 1 है तो ये वैल्यू आपकी डिक्रीज़ करेगी, तो ये पूरी वैल्यू आपकी जो है डिक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करेगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका बढ़ेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका बढ़ेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर केस में भी आप इनर्ट्स इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कॉपर है, कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए अगर नर्स इक्वेशन लिखना है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन कॉपर के केस में ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉपर के लिए नर्स इक्वेशन लिख सकते हैं, ये कॉपर 2+ और ये आपका यहाँ पे कॉपर है, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, और ये यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, कॉपर 2+ और ये कॉपर, ये आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.059/2, नीचे में आपका n की वैल्यू कितनी है, 2 है। ये n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाफ सेल रिएक्शन, ये आपका 2 है यहाँ पे। और यहाँ से आपका आ जाएगा log 1 और ये कॉपर 2+ आयन का कंसंट्रेशन। अब कॉपर 2+ आयन का कंसंट्रेशन जो भी हो, जैसे मान लीजिए 0.01 मोलर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 0.01 लिख देंगे मोलर कंसंट्रेशन। आपका 0.1 है तो ये आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए कंसंट्रेशन आपका 0.001 मोलर है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि आपका सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इस तरह से आपका Ag++ इलेक्ट्रॉन और ये सिल्वर सॉलिड है, ठीक है। तो उस केस में आपका जो है n की वैल्यू आपकी यहाँ पे 1 हो जाएगी, n जो है यहाँ पे 1 है, ठीक है। और नीचे में आपका सिल्वर का कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर जिस तरह से नर्स इक्वेशन आपने इलेक्ट्रोड के लिए लिखा, वैसे ही नर्स इक्वेशन सेल के लिए भी लिख सकते हैं। नर्स इक्वेशन हम जो है सेल के लिए लिख सकते हैं, फॉर सेल, ठीक है। जैसे गैल्वेनिक सेल कंसिडर करिए, आपका वोल्टिक सेल या डेनियल सेल, उसमें रिएक्शन आपकी ये होती है कॉपर 2+ आपका जिंक, और यहाँ पे आपका कॉपर सॉलिड और ये आपका Zn2+ है, जिंक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है जानते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू, सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो बराबर होता है ई कैथोड, ठीक है, माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कैथोड इसमें कॉपर है और एनोड जो है इसमें आपका जिंक, जिंक जो है एनोड की तरह से काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए जो नर्स इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, उसमें ई कैथोड और ई एनोड का फिर डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ई कैथोड जो है कॉपर है तो कॉपर 2+ और ये कॉपर माइनस एनोड जो है आपका जिंक है यहाँ पे, तो ये आपका Zn2+ और ये आपका जिंक आ जाएगा, Zn2+ और जिंक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रोड का जो है नर्स इक्वेशन आप लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रोड का नर्स इक्वेशन लिखने के लिए, तो ई सेल आप लिखेंगे, ठीक है, तो ई सेल आप लिखेंगे यहाँ पे, तो ई सेल इज इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों का आप लिखेंगे तो दोनों का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका डिफरेंस आ जाएगा, ई नॉट कॉपर 2+ कॉपर माइनस ई नॉट Zn2+ Zn, ठीक है ना।
ये डिफरेंस आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे आपका आर टी अपॉन एन एफ, और ये नेचुरल लॉग, ऊपर में आपका जेड एन टू प्लस और नीचे में आपका कॉपर टू प्लस आयन का कंसंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, जिंक आयन का कंसंट्रेशन और ये कॉपर आयन का कंसंट्रेशन, ये डिफरेंस आप जानते हैं, ये आपका बराबर होता है ई नॉट सेल, ये आपका बराबर होता है ई नॉट सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ठीक है, और इसमें जो है आपका यहाँ पे कन्वर्ट कर दीजिए इसको log टू द बेस 10, तो ये 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और ये जो है आपका log टू द बेस 10 हो जाएगा, log टू द बेस 10, और यहाँ पे आपका जेड एन टू प्लस और नीचे में जो है आपका कॉपर टू प्लस आ जाएगा आयन ई सेल। तो ये जो है आपका मान लीजिए कि इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 जो है आपका रिप्रेजेंट करता है नट्स इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। ये जो गैल्वेनिक सेल के केस में नट्स इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये जेड एन टू प्लस जो लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में और कॉपर टू प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में, ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है जिंक आयंस का और कॉपर आयंस का। ठीक है, यहाँ पे भी ये वैल्यू जो है आपकी 2.303 आर टी अपॉन एफ, इसकी वैल्यू जो है 0.059 के बराबर होता है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.059 अपॉन, ठीक है, ये एन हो गया, और ये जो है आपका लॉग हो गया यहाँ पे, और ऊपर में जो है आपका जेड एन टू प्लस और ये जो है आपका कॉपर टू प्लस है, ये कॉपर टू प्लस हो जाएगा, और ये जो है आपका ई सेल आ जाएगा, इट इज़ कॉल्ड ई सेल। तो ये नट्स इक्वेशन हो गया गैल्वेनिक सेल के केस में। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉपर टू प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाते हैं, कॉपर टू प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो ये 1 अपॉन है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है आपकी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, ये डिक्रीज़ करिए, फिर पूरी वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, तो ये सेल आपका बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर जिंक आयन का कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाते हैं यहाँ पे जेड एन टू प्लस, ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू जो है आपकी इंक्रीज़ करेगी, तो जो सेल का पोटेंशियल है ईएमएफ ऑफ सेल है वो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, मतलब सेल पोटेंशियल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस, बट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर टू प्लस आयंस। ठीक है, तो ये जो है नट्स इक्वेशन हो गया आपका वोल्टिक सेल या डेनियल सेल के केस में। इसी तरह से और भी सेल्स के केस में आप नट्स इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे जो n की वैल्यू है, यहाँ n की वैल्यू आपकी 2 है, क्योंकि आपका जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसको आप इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे तो वहाँ पे n जो है आपका 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इस रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये तो आपका नट्स इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट जो है आपका रिलेशनशिप स्टडी करते हैं हम इसमें, कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है ना, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े होंगे, आपका इक्विलिब्रियम का चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है उसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है के या के सी, ठीक है, उसको जो है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यूज़ करके या सेल ईएमएफ को मेज़र करके। ठीक है, ये एप्लीकेशन भी है आपका ईएमएफ ऑफ द सेल का, ईएमएफ ऑफ द सेल को यूज़ करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन आपका रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक है, या के सी। ठीक है, कि आपका ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है,
इस चीज़ को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे सिंपली जो है गैल्वेनिक सेल या आपका वोल्टिक सेल कंसिडर करिए, तो उसमें जो आपका रिएक्शन होता है ये कॉपर 2 प्लस प्लस जिंक, ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है। और यहाँ पे आपका कॉपर सॉलिड और ये जो है आपका Zn2 प्लस, ठीक है ना, ये आपका Zn2 प्लस फॉर्म होता है, जिंक आयन फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जब ये सेल रिएक्शन स्टार्ट होता है, रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट होता है, तो कॉपर 2 प्लस आयंस का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करता है, ये डिक्रीज़ होता क्योंकि ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह से जो आपके जिंक हैं, जिंक जो है जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करता है, ये डिक्रीज़ कर रहा है और ये आपका इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन कुछ समय बाद जब आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है, तो इनका कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है ना, जब हम इस सर्किट को क्लोज करते हैं, ठीक है ना, तो आपका जो सेल ईएमएफ है ई सेल, वो आपका डिक्रीज़ करता है, ई सेल जो है आपका डिक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है जब रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो जब हम सेल को क्लोज करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो ठीक है, धीरे धीरे जो है जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है ना, तो एट इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, तो आपका जो ई सेल है वो आपका जीरो हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम ई सेल, जो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो जीरो हो गया, वोल्ट मीटर में आपका कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई पड़ेगा, जीरो होगा, 0 वोल्ट आपका शो करेगा। तो एट इक्विलिब्रियम अगर हम इसमें नॉट्स इक्वेशन लिखें, तो ये आपका आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस यहाँ पे आपका 2.303 RT अपॉन NF, और ये लॉग है टू द बेस 10, और यहाँ पे आपका वोल्टिक सेल है, तो ये Zn2 प्लस और नीचे में जो है आपका कॉपर 2 प्लस आयन आ जाएंगे, ये कॉपर 2 प्लस आयन्स आ जाएंगे नीचे में, ठीक है। और हम जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम ई सेल आपका जीरो हो गया, ठीक है ना, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, तो सेल का ईएमएफ है वो जीरो हो जाएगा, तो ये आपका जीरो हो गया। तो यहाँ पे ई नॉट सेल माइनस ये आपका 2.303 RT अपॉन NF है, और ये जो है आपका लॉग हो गया ये Zn2 प्लस, और नीचे में जो है आपका कॉपर 2 प्लस आ जाएगा, ये कॉपर 2 प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 2.303 RT अपॉन NF, ठीक है, और ये लॉग हो गया यहाँ पे Zn2 प्लस, और ये जो है आपका कॉपर 2 प्लस है, ठीक है, ये कॉपर 2 प्लस, ठीक है। और जब एट इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम आप जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, ठीक है, ये आपका रिएक्शन है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, ठीक है, वो आपका बराबर होगा Zn2 प्लस मोलर कंसंट्रेशन और नीचे में कॉपर 2 प्लस, ठीक है। इसमें आपका कॉपर का भी आएगा कंसंट्रेशन ऊपर में जो आपका प्रोडक्ट हैं, और नीचे में रिएक्टेंट में जिंक भी आएगा, लेकिन जिंक और कॉपर की जो मोलर कंसंट्रेशन है एक्टिविटी 1 है, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया गया है, ये आपका जो है 1 है, और ये कॉपर के बराबर सॉलिड की एक्टिविटी या मोलर कंसंट्रेशन 1 मानते हैं, ठीक है। चूँकि जो एक्टिविटी है वो आपके प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की, तो इसलिए हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे कंसंट्रेशन कंसिडर करते हैं, नहीं तो ये एक्टिविटी ऑफ आयंस ही रहता है। तो ये आपका Kc हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका आ जाएगा 2.303 RT अपॉन NF लॉग Kc हो गया, और ये आपका ई नॉट सेल हो गया, ई नॉट सेल, ठीक है। तो यही आपका रिलेशनशिप हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, और
ये सेल का जो ईएमएफ है, ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, इनके बीच में रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, अगर आपको ई नॉट सेल पता है तो केसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए, सिंपली इसको हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग के सी इज इक्वल टू, लॉग के सी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ये ये पूरी वैल्यू जो है आपकी, ये पूरी वैल्यू जो है आपका 0.059 के बराबर होता है, ये 0.059। ठीक है, तो log के सी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ई नॉट सेल, ई नॉट सेल अपॉन, ठीक है, ई नॉट सेल अपॉन नीचे कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.059। ठीक है, 0.059। ठीक है, और ये n जो है आपका ऊपर चला जाएगा इंटू एन, इंटू एन हो गया, लॉग के सी इतना आ गया। ठीक है, अगर ये आप यहाँ पे वोल्टिक सेल लेते हैं तो ई नॉट सेल आपका 1.10 वोल्ट रहता है। वोल्टिक सेल के केस में ई नॉट सेल आपका 1.10 वोल्ट रहेगा। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है के सी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आप एंटी लॉग इसका ले लेंगे, एंटी लॉग, ठीक है, इस पूरे का ई नॉट सेल, ठीक है, इंटू एन और नीचे में 0.059। तो इस इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि ई नॉट सेल जो आपका सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसको मेज़र करके हम यहाँ से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इजीली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये रिलेशनशिप आपका हो गया ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के बीच में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के बीच में। ठीक है, इसी तरह से दूसरा आप सेल कोई ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कॉपर है, सिल्वर है। ठीक है, तो उसके केस में आपका जो है के सी डिफरेंट आएगा, ई नॉट सेल आपका डिफरेंट रहेगा, तो उसके बीच में रिलेशनशिप आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे आपका जो ये सेल रिएक्शन है, रिवर्सिबल सेल रिएक्शन है। ठीक है ना, तो उसका जो ईएमएफ है और आपकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी, ठीक है ना, आपका गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है ना, डेल्टा जी एंड ई सेल। ठीक है ना, आपका सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और आपका गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ठीक है, तो आप जो वर्क डन है, वर्क डन हम कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, दो तरह का वर्क डन होता है, एक आपका जो है मैकेनिकल वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन W, ये आपका होता है F डॉट एस। ठीक है ना, मैकेनिकल वर्क डन आपका W जो है बराबर होता है F डॉट एस। F जो है यहाँ पे आपका फोर्स है और S जो है आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो ये आपका मैकेनिकल वर्क डन होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल वर्क निकालें जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो W इज इक्वल टू होता है Q डॉट V। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क जो है आपका Q डॉट V के बराबर होता है। Q जो है यहाँ पे चार्ज है और V जो है पोटेंशियल है। ठीक है ना, तो सेल के केस में अगर हम मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करें, ठीक है ना, इन्हें रिवर्सिबल सेल, ठीक है ना, मैक्सिमम वर्क डन, रिवर्सिबल मतलब थर्मोडाइनमिक्स में आपको बताया जाएगा कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जो कि आपका बहुत ही स्लो, इनफाइनेटिजमली आपका जो है स्मॉल जो है आपका चेंज हो। ठीक है ना, बहुत ही स्लोली कोई रिएक्शन कराई जाए, एक्सपेंशन है, ठीक है, या कंप्रेशन है, तो उस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं। ठीक है ना, तो
मैक्सिमम वर्क डन अगर इलेक्ट्रिकल वर्क हम कंसिडर करें तो W जो है Q डॉट V के बराबर आता है, ठीक है। और ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बराबर होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बराबर होता है, ठीक है। डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। ये माइनस साइन यहाँ पे शो करता है डिक्रीज है, ठीक है ना। डेल्टा जी मैंने गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू होता है आपका NFE, NFE, या इसी को लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE, माइनस NFE, ठीक है ना। ये आपका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, ठीक है। आपको थर्मोडाइनमिक्स में बताया जाएगा। जी जो है रिप्रेजेंट करता है गिब्स फ्री एनर्जी को, जी रिप्रेजेंट करता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना, ठीक है। या इसी को फ्री एनर्जी भी कहते हैं, ये गिव्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी कहलाता है जी, ठीक है ना। अब डेल्टा जी जो है आपका गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है किसमें, आपके रिडॉक्स रिएक्शन में, जो सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है ना। आप रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे पढ़े हैं, ये आपका कॉपर 2 प्लस प्लस जिंक, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका जो है कॉपर सॉलिड और यहाँ पे Zn2 प्लस। तो ये जो आपके रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है इसमें जो है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी, यहाँ पे जो डेल्टा जी होगा वो बराबर होगा Gp माइनस Gr, ठीक है। जो प्रोडक्ट हैं इनकी टोटल गिव्स फ्री एनर्जी माइनस आपकी टोटल गिव्स फ्री एनर्जी रिएक्टेंट की, जो रिएक्टेंट है उनकी टोटल गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू Gp माइनस Gr, ठीक है। डेल्टा जी इज इक्वल टू Gp माइनस Gr, यही आपका ये डिक्रीज है, ठीक है ना। कोई भी रिएक्शन जो है थर्मोडाइनमिक्स में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कोई भी रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होती है या फिजिबल होती है जब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज आपका निगेटिव हो, डेल्टा जी आपका निगेटिव हो तो वो आपका स्पॉन्टेनियस होता है। अगर निगेटिव नहीं है, डेल्टा जी आपका पॉजिटिव है, तो वो रिएक्शन आपका फिजिबल नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव लिया गया है, ठीक है। अब देखिए NF, यहाँ पे NF जो है, F जो है फैराडे कांस्टेंट है और N जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यही जो है NF रिप्रेजेंट करता है आपका टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज जो कि आपका सेल रिएक्शन में पास होता है, ठीक है। और E जो है आपका पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो ये W इज इक्वल टू Q इंटू वी। तो ये जो आपका राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये आपका जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क जो ऑब्टेन होता है आपका सेल के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गैल्वेनिक सेल में, उसी को रिप्रेजेंट करता है। वो किसके बराबर है, डेल्टा जी के बराबर है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के बराबर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इसको कंसिडर करें, वोल्टिक सेल या डेनियल सेल कंसिडर करें, तो यहाँ पे आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एन जो है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे एन जो है 2 होता है, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 होती है। मैंने बताया था जैसे इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये आपका कॉपर सॉलिड है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू जो है आपकी एन इज इक्वल टू 2 है। जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2F और ये E, 2Fe, ठीक है। ये डेल्टा जी, ये आपका जो है वोल्टिक सेल या डेनियल सेल के केस में गिव्स एनर्जी चेंज हो गया, ठीक है ना। अगर आप जो है जितने भी सेल में जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं उसका कंसंट्रेशन, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका कंसंट्रेशन अगर यूनिटी लेते हैं तो ये आपका ई नॉट आ जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पेसीज एज इलेक्ट्रोड इज़ यूनिटी, ठीक है ना, 1 मोलर सांद्रता के लेते हैं सभी जो है, तो ये आपका ई नॉट आ जाएगा। तो फिर आपका जो है इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट, ये इक्वेशन आ जाएगा। डेल्टा जी नॉट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ये आपका कहलाता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है ना।
डेल्टा जी नॉट नॉट जो है आपका स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज है, और ई नॉट यहाँ पे है आपका सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जब जितने भी आपके स्पेसीज हैं इलेक्ट्रोड्स पे उनका कंसंट्रेशन यूनिटी हो, ठीक है। तो ये आपका जो है रिलेशनशिप आ गया डेल्टा जी गिव्स एनर्जी चेंज और ई सेल में। हमने देखा कि आपका डेल्टा जी जो गिव्स एनर्जी चेंज है वो आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क के बराबर है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क क्यू इंटू वी है, टोटल चार्ज पास इंटू पोटेंशियल, तो टोटल चार्ज एन इंटू एफ हो गया, ठीक है। एफ जो है आपका चार्ज है, ठीक है ना, जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेजेंट है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ई इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। एफ जो है आपका एफ रिप्रेजेंट करता है फैराडे कांस्टेंट, ठीक है, चार्ज ऑन, ठीक है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव निगेटिव रहता है इलेक्ट्रॉन के केस में, इतना ही चार्ज आपका प्रोटॉन पे भी होता है, वो आपका पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, आपके एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 1.6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 - 19, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये करीब करीब 96500, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका इतना कूलाम आता है, ठीक है। ये आपका एफ़ की वैल्यू आती है। एफ़ जो है जब इलेक्ट्रोलिसिस आपको आगे बताया जाएगा तो उसमें जो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताया जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसमें आपका जो है एफ़ का डिस्कशन किया जाएगा, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ से और सेकेंड लॉ से, ठीक है। तो एफ़ जो है यहाँ पे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो है एफ़ की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी गिव्स एनर्जी चेंज और ई सेल, सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, ठीक है ना। ये डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ठीक है ना, डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी चेंज जो है आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क के बराबर होता है, ठीक है, इन केस ऑफ रिवर्सिबल सेल, ठीक है ना। रिवर्सिबल सेल माने जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो आपके स्लोली हो, ठीक है, रिवर्सिबल वे में हो, तो उसको जो हम रिवर्सिबल सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो गया, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे स्टडी करेंगे ये रिलेशनशिप पढ़ने के बाद, आपका जो नर्स इक्वेशन पढ़ने के बाद, नर्स इक्वेशन हमने जो है इलेक्ट्रोड के केस में कंसिडर किया, यहाँ पे सेल के केस में जो है कंप्लीट सेल के केस में नर्स इक्वेशन बताया गया, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको बताया गया, ठीक है। गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल में क्या सेल रिएक्शंस हैं, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या है, सेल पोटेंशियल कैसे देते हैं, सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे हम सेल को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है ना, और उसका पोटेंशियल आपका कितना आता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ये आपको डिस्कस किया गया। नेक्स्ट इसमें हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है ना। कंडक्टेंस आप पढ़े हैं या रेजिस्टेंस आप पढ़ते हैं इन केस ऑफ मेटालिक वायर, ठीक है ना, ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा मेटालिक वायर केस में, ठीक है। रेजिस्टेंस आर जो है किस तरह से लेंथ और आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशंस के केस में जो आपकी कंडक्टिविटी होती है वो आयंस के चलते होती है। मेटल वायर्स में जो कंडक्टिविटी है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो सरफेस पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, वो आपके स्मॉल साइज़ के हैं, ठीक है ना, उनका जो है कंडक्शन फास्ट होता है। लेकिन इन केस ऑफ आयंस
ठीक है। आयंस के केस में आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस आता है, आयनिक कंडक्टेंस आता है। आयंस का साइज जो है आपका बड़ा होता है, ठीक है। तो वो जो कंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आपकी जो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी क्या है, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ठीक है। फिर आपका जो जैसे वायर्स हैं तो वायर के केस में हम कनेक्ट कर सकते हैं, ब्रिज बना सकते हैं, लेकिन सोल्यूशंस हैं, सोल्यूशन को वायर की तरह से कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उसका कंडक्टेंस मेजर करने के लिए एक स्पेशल जो है डिवाइस बनाई जाती है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। तो कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू मेजर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशंस, ठीक है। फिर आपका सेल कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। सेल कांस्टेंट कैसे मेजर किया जाता है, सेल कांस्टेंट पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। जब तक कि आप कंडक्टिविटी सेल चेंज नहीं करेंगे सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। फिर आपका जो है स्ट्रॉन्ग आपके इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है, ठीक है ना। आपकी कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है वो जो है आपका कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है वो बताया जाएगा। फिर आपका जो कोरलॉफ्स लॉ है ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, कोरलॉफ्स लॉ काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको बताया जाएगा नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काफ़ी महत्वपूर्ण था, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। थैंक यू।